Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maham Irfan. I'm a student of BS Clinical Psychology from University of Sialkot. Today I will explain about bulimia nervous disorder. So first of all, we will look after its table of content. First one is introduction, then bulimia nervosa, its types, etiology, medical assessment, and its treatments. Before moving towards the bulimia nervosa disorder, first of all, we should know about eating disorder. Because bulimia nervosa is itself a type of eating disorder. As we all know, food is a basic need of human beings. इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती ही है। और लेकिन जो पर्सन ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है, उसकी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो बहुत एबनॉर्मल होती हैं। उसका पूरा ईटिंग साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ होता है। या तो वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहा होता है या वो बिल्कुल ही खाना नहीं खाता। मतलब जो सफिशेंट अमाउंट होती है, जो चाहिए होती है एक पर्सन को नॉर्मल रूटीन में, वो उससे भी कम खाना खा रहा होता है। जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि उसकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ दोनों पे ही इफेक्ट आ रहा होता है। जो पर्सन इस चीज़ से, इस ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा होता है, उसका जो मेजर कंसर्न होता है उसका होता है वेट। उसको ये होता है कि मुझे स्मार्ट दिखना है, मुझे थिन दिखना है, ज़्यादा वेट गेन नहीं करना। जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब एबनॉर्मल पैटर्न्स आते हैं फूड के, तो फिर क्या होता है कि उसकी जो फ्यूचर लाइफ होती है उसमें कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाती हैं। This is bulimia nervosa. Bulimia nervosa is an episodic, uncontrolled, compulsive, rapid ingestion of large quantity of food over a short period of time, that is binging. इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो एक ही सिटिंग में या बहुत थोड़े से टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारा खाना खा लेता है। और वो जब खाना खा रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब उसका उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं रहा, उस खाने पे वो जो खा रहा है उसका कंट्रोल नहीं रहता, और वो बहुत सारी फूड का इंटेक कर लेता है एक ही सिटिंग में, जिसको हम बिंजिंग कहते हैं। जब वो पर्सन बहुत सारी फूड का इंटेक कर लेता है, उसके बाद फिर उसको गिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि अब मैंने इतनी ज़्यादा फूड का इंटेक कर लिया है, अब इसकी वजह से मेरी बॉडी में एक्सेस कैलोरीज चली गई, अब तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो उस गिल्ट से कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटरी बिहेवियर की तरफ चला जाता है, ताकि जो उसकी बॉडीज में एक्सेस कैलोरीज गई हैं वो उनसे रिलीज कर सके अपनी बॉडी से। तो उसके लिए क्या करता है, वो डिफरेंट मेथड यूज़ करता है, जिसमें वॉमिटिंग आ सकती है या ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ आ सकता है जिससे उसको ऑटोमेटिकली खुद ही वॉमिटिंग हो जाए, ताकि उसका जो वेट गेन है, जिसका उसको डर है कि मेरा वेट जो है वो गेन हो जाएगा, उस चीज़ से वो बच सके। सो अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड अनकंट्रोलेबली, कि मतलब वो जब लार्ज अमाउंट ऑफ फूड का इंटेक कर लेता है, उस पर उसका सारी बात है, उसका खाने पे उसका कंट्रोल नहीं रहता, तो फिर वो बहुत ज़्यादा फूड का इंटेक कर लेता है। रिपीटेड एपिसोड ऑफ ईटिंग अब नॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ फूड्स इन वन सिटिंग, कि एक ही सिटिंग में बैठ के बहुत सारा खाना खा लिया। पर्जिंग मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग वो कर रहा होता है, और वो ये चीज़ें सीक्रेटली कर रहा होता है ताकि दूसरों को इसके बारे में पता ना चल सके। आगे डिप्रेशन और चेंजेस इन मूड के, वो बंदा डिप्रेस रहता है डिफरेंट चीज़ों को लेके, या उसके जो मूड है उनमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे 5 मिनट में उसका कोई और मूड है और नेक्स्ट 5 मिनट्स में उसका मूड बिल्कुल ही चेंज हो गया, हालांकि उसको ऐसा कोई स्टिमुलस भी नहीं मिल रहा एनवायरनमेंट से जिसका उसका मूड चेंज हो, जिसकी वजह से फिर भी उसका जो मूड है वो चेंज होता रहता है। लिविंग इन फियर ऑफ गेनिंग वेट, को उसको डर होता है, उसको खौफ होता है कि मेरा जो वेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जो फीमेल्स होती हैं उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अनयूजुअल डेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब उसको टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसके जो गम्स हैं वो स्वलन हो जाती हैं, उसकी जो चीज़ हैं वो स्वेल हो जाती हैं। कॉन्स्टेंट थॉट ऑफ फूड, कि जब वो खाना नहीं भी खा रहा होता फिर भी कॉन्स्टेंटली उसकी माइंड में उसकी जो थिंकिंग होती है वो सारी ही फूड से रिलेटेड होती है। फास्टिंग, रेस्ट्रिक्टिंग कैलोरीज और अवॉइडिंग सर्टेन फूड बिटवीन बिंजिस, कि जब उसका बिंजिस का टाइम पीरियड गुजर जाता है तो फिर वो फास्टिंग स्टार्ट कर देता है और ऐसी फूड्स को भी अवॉइड करता है जिसमें उसको लगता है कि इसमें फैट्स ज़्यादा है या इसमें कैलोरीज ज़्यादा है। सो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसकी बेसिकली 2 मेन टाइप्स हैं, पर्जिंग टाइप एंड नॉन पर्जिंग। जैसे पर्जिंग का मैंने पहले भी बताया कि पर्जिंग सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग होती है। तो कुछ पर्सन होते हैं उन्हें पर्जिंग टाइप की होती है, कुछ नॉन पर्जिंग टाइप की। पर्जिंग टाइप में वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, उस पर्सन खुद से वॉमिटिंग करा रहा होता है जब उसको पता चलता है कि अब तो मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा कैलोरीज मेरी बॉडी में चली गई हैं। तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है, कि वो खुद से अपने आप को वॉमिटिंग करवाता है, या फिर वो ऐसे सब्सटेंसेस का यूज़ करता है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसको खुद ही वॉमिटिंग आ जाती है। तो नॉन पर्जिंग टाइप, इसमें पर्सन जो है वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग नहीं कराता, ना ही वो किसी सब्सटेंस का यूज़ करता है, बल्कि वो फास्टिंग स्टार्ट कर देता है, स्ट्रिक्ट डाइटिंग स्टार्ट कर देता है और स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज। तो एक कोट है, स्टॉप ट्राइंग टू फिल द एम्प्टीनेस इनसाइड यू विद फूड, के अपने अंदर के खालीपन को खाने से भरना बंद करें। उसके बाद आ जाती है इटियोलॉजी, मतलब कॉजेज ऑफ बुलिमिया नर्वसा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज जेनेटिक फैक्टर्स, के मतलब अगर आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में किसी पर्सन को या किसी वुमेन को है ये डिसऑर्डर, तो चांसेस हैं कि आपको भी ये कॉज हो सकता है। उसके बाद आ जाती है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हाइपोथैलेमस, कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारे मूड चेंजेस को, हंगर वगैरह को कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें डिस्टर्बेंस आ जाए या अब नॉर्मेलिटी आ जाए तो इसकी वजह से भी कॉज हो सकता है।
बायोकेमिस्ट्री जिसमें डोपामिन लेवल, डोपामिन हमारा हैप्पीनेस हार्मोन है, तो जब इसका लेवल लो हो जाता तो ऑटोमेटिकली एक पर्सन डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से उसको ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, लो सेल्फ स्टीम, लैक ऑफ कंट्रोल इन लाइफ, रेयरली डिसोबे, सोशल आइसोलेटेड, परफेक्शनिस्ट, कीप फीलिंग्स टू देमसेल्व्स, कि एक पर्सन को अपने आप पे यकीन नहीं है या उसको लगता है कि उसका कंट्रोल नहीं है उसकी लाइफ में, या कोई बंदा बहुत परफेक्शनिस्ट है कि वो चाह रहा है कि मेरी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो दूसरों के सामने बिल्कुल परफेक्ट लगे, तो ये चीज़ें भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इन कॉजेज ऑफ ब्लूमिया नर्वसा। इसके बाद आ जाते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर्स, जिसमें आ जाते हैं 12 स्कीमास होते हैं हमारी इमोशनल या मेंटल इमेजेस अबाउट एनी एस्पेक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, एक पर्सन के नज़दीक वो जो पर्सन होता है अपने नज़दीक वो ब्यूटी की जो डेफिनेशन होता है वो ये बना लेता है कि जो पर्सन थिन होगा, जो स्मार्ट होगा, सिर्फ वही प्यारा लगेगा, इसकी वजह से भी फिर ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें इंटरपर्सनल फैक्टर्स आ जाते हैं। फर्दर ट्रबल्ड फैमिली, फैमिली में कोई इश्यूज हैं, हिस्ट्री ऑफ सम ट्रोमा, हिस्ट्री ऑफ बीइंग टीज्ड और बुलिड, उसमें कोई ट्रोमा की हिस्ट्री है, या फिर उसको बचपन में या स्कूल वगैरह में उसको बुली किया गया या तंग किया गया उसकी अपीयरेंस को लेके, तो उसकी वजह से भी कॉज हो सकता है। डिफिकल्टी एक्सप्रेस फीलिंग्स, कि एक पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स एक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, फिर वो ऑटोमेटिकली वो डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। उसके बाद फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज, के एक पर्सन ने पास में फिजिकल या कोई सेक्सुअल अब्यूज फेस किया तो उसकी वजह से भी डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। इसके बाद आ जाता है सोशल फैक्टर्स, आजकल हर दूसरा तीसरा पर्सन सोशल मीडिया पे होता है, और सोशल मीडिया वाले क्या करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें लोगों तक पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि भाई जो स्मार्ट है, जो थिन है, जो पतला है, सिर्फ वही प्यारा लगता है, हर चीज़ में, हर फील्ड में सिर्फ वही पर्सन आगे जा रहा है, तो इसकी वजह से भी उस पर्सन पे इफेक्ट आ सकता है। उसके बाद आ जाती है मेडिकल असेसमेंट, जिसमें फर्स्ट वन इज फिजिकल एग्जाम, के हम उस पर्सन की फिजिकल अपीयरेंस को चेक कर सकते हैं। उसके बाद चेकिंग वेट, बीपी, पल्स एंड हार्ट रेट, चेकिंग लैब एंड अदर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, के लैब्स में उसकी चेकिंग हो सकती है। उसके अलावा हम डिफरेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज देख सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यूज लिए जा सकते हैं, जिसमें हम उस पर्सन से उसके पास्ट और प्रेजेंट स्ट्रेसर के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ असेसमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टूल्स अप्लाई कर सकते हैं उस पर्सन से, जिससे हमें पता चल सकता है कि इसको किस लेवल का या इसको कौन सा अदर प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो बंदा, जिसमें डिप्रेशन आ सकती है, लो सेल्फ स्टीम वगैरह। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं उसके ट्रीटमेंट, जिसमें फर्स्ट वन इज हॉस्पिटलाइजेशन। ज़्यादातर तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर जो इश्यू है वो बहुत सीरियस हो गया तो उस केस में ब्लूमिया नर्वसा के पर्सन को हम हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकेशन आ जाती है, जिसमें हम उस पर्सन को डिफरेंट एंटी डिप्रेसेंट वो सजेस्ट की जा सकती है। इसमें न्यूट्रिशनल थेरेपी आ जाती है। इसमें बेसिकली होता गया कि जो डाइटिशियन होता है वो इसके गुड ईटिंग हैबिट्स पे वो काम करता है, उसको इसके अलावा उसका वेट स्टेबलाइज करने के लिए और हेल्दी फूड के लिए उसको गाइड कर सकता है। उसके बाद आ जाती है सेल्फ केयर, जिसमें आ सकता है कि लुक आफ्टर योर बॉडी, के अपनी जो भी आपकी फिजिकल अपीयरेंस है उस पर आप कॉन्फिडेंट रहें, कनेक्ट विद अदर्स, के अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजार सके, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, अवॉइड योर ट्रिगर्स, और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जैसे सोशल मीडिया हो गया या इस तरह की एड्स को अवॉइड करें जिससे आपको लगता है कि आपका वो जो स्टिमुलस है स्ट्रेसर वाला वो ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट साइकोथेरेपीज आ सकती हैं, जिसमें सीबीटी आ जाती है, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी आ जाती है, इस तरह की डिफरेंट थेरेपीज। And I will end with the famous quote, that is, the end of an eating disorder begins with the decision to stop. So it was all from my side. If you have any question, you can ask. Thank you.